हेलो, हाय सभी को राम राम, राधे राधे। आप सभी को आपके अपनी यूट्यूब चैनल जानकी क्लासेस पर सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए, बहुत ही ज़बरदस्त ये क्लास होने वाला है। क्योंकि जितने भी टॉपिक आप लोग लिए होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होंगे। क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके PYQ, और आप सबको पता है कि आपकी PNP जो है वो क्वेश्चन चेंज नहीं करती है। हर साल वही क्वेश्चन आप ये कभी अति लघु उत्तरीय में देगी, कभी बहुविकल्पीय में देगी, कभी एक नंबर में देगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, एक क्वेश्चन आप लोग के 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि जो आपका छोटी माता रोग होता है तो ये क्या होता है। तो इसे पता है आपको, बोला क्या जाता है, ये आपका एक संक्रामक रोग होता है। क्या होता है? संक्रामक रोग माना जाता है। क्या होता है? ये जो होता है संक्रामक। और होता किनको है आपको पता है? जन्म से जो बच्चे 10 वर्ष के होते हैं ना, उनको ये जो रोग होता है ना, ये होता है। और पता है, इसके जो उद्भवन काल जो होते हैं, जो इसके मतलब उपजने का जो जड़ होता है आपके 24 से 14 से आपके वेट 14 से आपके 21 जो होता है ना, 21 दिन में ये जो रोग होता है हो जाता है। लेकिन इसके जो कार्य होते हैं ना, 6 डेज, आपकी 6 दिन तक जो इनकी फैलने का डर होता है, जो संक्रामक रोग होता है इसके फैलने का जो डर होता है ना, ओनली 6 डेज रहता है। लेकिन इसके उपचार भी जो होता है, ये होता है आपके वेरियोला वायरस जो होता है, कि वेरियोला वायरस होता है। लेकिन ये जो आता है ना आपके 1900 जो, पहले देखिए, वेरियोला वायरस जो होता है। लेकिन 1980 में क्या हुआ, जब ये जो रोग था बहुत ज़्यादा फैल गया, तो इसकी वजह से जो आपको WHO, जो आपके विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उसके जो टीकाकरण के माध्यम से ये रोग जो होता है अब फैलता नहीं है। मतलब अब इसका कहीं नामो निशान नहीं है। हाँ, इसके नाम अलग अलग अब हो गए हैं, रोग बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इसके बचाव के बहुत उपाय भी होते हैं। और इसका लक्षण जो होता है ना, पहले बुखार होता है, कमर दर्द होगा, थकान होगा। ये सारे आपके क्या होंगे, ये सारे इसके रीज़न है। ठीक है, इस रोग के रीज़न है कि मतलब पहले बुखार, कमर दर्द, थकान, ये सारे रोग होते हैं। इसके बचाव के लक्षण भी होते हैं। अगर किसी भी रोगी को हो रहा है तो उस इंसान को आप लोग अगर किसी रूम में अकेले रख दे, और जो उसकी पीली पीली जो पित्तिका होती है, पित्तिका से जो उनकी पानी निकलती है, वो पपड़ी सूख जाती है, तो ये रोग होने का डर नहीं रहता। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि छोटी माता रोग जो होता है एक अत्यंत संक्रामक और घातक रोग माना जाता है। किससे होता है? तो आपके वेरियोला वायरस से होता है। यह रोग इतिहास में बड़े पैमाने पर महामारी का कारण बना था, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन जो आपका WHO के टीकाकरण कार्यक्रमों की मदद से आपके 1980 में इसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। क्या हुआ? इसका जो है ये जो रोग हुआ टीकाकरण के कार्यक्रम से 1980 में इसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। ठीक है, मतलब ये रोग अब मतलब ज़्यादा पाया नहीं जाता है। लक्षण क्या है? तो आरंभिक लक्षण इसका होता है आपके 38 से 40 डिग्री सेल्सियस आपके तेज बुखार होगा, सिर दर्द और मांसपेशियों में दर्द होगा, थकावट और कमजोरी होगी। मुख्य लक्षण इसके जो होते हैं ना, चेचक जैसे फफोले और शरीर की त्वचा पर जो बाद में सूखकर पपड़ी बन जाते हैं, जो सूखकर आपकी पपड़ी बन जाते हैं, जो 6 दिन हो जाते हैं, 6 दिन के बाद इसकी जो संक्रामक रोग होती है उसे फैलने का डर नहीं होता है। फोफले जब से सबसे पहले चेहरे और हाथों पर दिखते हैं, फिर पूरे शरीर में फैल जाते हैं। खुजली और दर्द भी होता है। ठीक है, क्या होते हैं? देखिए, ये जो छोटी माता रोग है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है। इसीलिए आपको बोल रही हूँ, एक एक टॉपिक ध्यान से देखते चलेगा। बोल रहे हैं कि कभी घाव अस्थायी दाग छोड़ जाते हैं। संक्रामक का प्रसार कैसे होता है? तो ये भी देख लीजिए। व्यक्ति से व्यक्ति संपर्क, खांसने, छींकने या संक्रमित व्यक्ति के शरीर के द्रव्य के संपर्क में आने से, ये संक्रमित वस्तुओं के माध्यम से कपड़े, बिस्तर या अन्य सामान से, मतलब ये जो है संक्रामक रोग है, फैलने का डर रहता है। लेकिन अगर 6 दिन बीत जाए, मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को ये हो रहा है, तो उसे अगर 6 दिन तक अलग रखा जाए, उसके सामान को यूज ना करे कोई, हाँ, और मतलब साफ़ सफाई थोड़ा सा रहे, तो मतलब ये नहीं है कि हाँ वो एकदम 6 दिन के बाद भी फैलेगा। हाँ, लेकिन 6 दिन के अंदर जो रहता है ना, वो फैलने का डर रहता है, क्योंकि उसकी जो पानी पित्तिका जो होता है ना, निकलता है, तो वो जो गीला गीला होता है ना, वो फैलने का डर रहता है। और वही अगर पपड़ी बन जाती है, सूख के पपड़ी हो जाती है, तो डर नहीं रहता। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इनके दानों का जो पानी होता है ना, आपके 2 से 3 ही दिन में सूख भी जाता है। यहाँ पे देखिए उपचार क्या होता है, टीकाकरण।
स्मॉल पॉक्स को नियंत्रित करने के लिए टीका अत्यंत प्रभावी साबित हुआ था। इसे 1980 में WHO ने उन्मूलित घोषित किया। जो आपके WHO है उसने इसे 1980 में घोषित किया। अगर डेट आपसे पूछे तो कंफ्यूज नहीं होना, आपको बता देना, ठीक है। बुखार और दर्द के लिए दवाई लाइए। इसके उपचार क्या है यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। एक वेट यहाँ उपचार के लिए बोल रहा है बुखार और दर्द के लिए दवाई लाइए। संक्रमण रोकने के लिए फफोलों की सफाई और देखभाल जरूरी होता है। रोगी को अलग रखिए, किसी भी रूम में मतलब एक जगह रख दीजिए ताकि रोगी को परेशानी भी ना हो। और हाँ, वहाँ पे सफाई जरूरी होता है। रोकथाम के लिए, संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण करिए। व्यक्तिगत स्वच्छता और संक्रमित वस्तुओं से दूरी करिए। संक्रमित रोगी को अलग रखिए ताकि मतलब सबको मतलब ये रोग ना हो। क्या हो छोटी माता आज भी होती है? तो नहीं, ये जो 1980 में WHO ने इसे पूरी तरह से समाप्त घोषित कर दिया। हालांकि यह वायरस आपकी प्रयोगशालाओं में संरक्षित है और जैविक युद्ध जो आपके बायोलॉजिकल वॉरफेयर की आशंका के कारण इसकी निगरानी होती रहती है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके DLED का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। ये आपको हर साल में एक टॉपिक इसमें से ज़रूर निकलता है, मतलब हर साल मिलता है। बोल रहे कि फसल चक्र से आप क्या समझते हैं? क्रॉप रोटेशन जो होता है उसका अर्थ क्या होता है? तो यह एक कृषि पद्धति मानी जाती है जिसमें भूमि की उर्वरता बनाए रखने और फसलों की बेहतर उत्पादकता के लिए एक ही खेत में अलग अलग मौसमों में विभिन्न प्रकार की फसलों को क्रमवार में उगाया जाता है। उसे कहा जाता है आपके फसल चक्र, ठीक है। अगर आप लोगों से पूछे फसल चक्र क्या होता है तो आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना, बोलना है कि जिससे मतलब भूमि की उर्वरता बनाए रखने के लिए फसलों की बेहतर उत्पादकता के लिए एक ही खेत में अलग अलग मौसम में विभिन्न प्रकार के फसल जो होते हैं क्रमवार में उगाया जाता है। एक ही क्रम में मतलब एक ही फसल हर बार नहीं, मतलब अलग अलग मौसम में अलग अलग फसल को उगाने से उसकी भूमि की जो उर्वरता होती है बनी रहती है। फसल चक्र का उद्देश्य क्या होता है? तो मृदा की उर्वरता बनाए रखना। बार बार एक ही प्रकार की फसल उगाने से मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। फसल चक्र से मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। रोगों और कीटों से भी बचाव होता है। अलग अलग फसलों के चक्र से खेत में विशेष कीट और रोग पनपने की संभावना कम हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मिट्टी की संरचना सुधारना। यह प्रक्रिया मिट्टी की भौतिक संरचना को भी सुधारती है। पानी का सही उपयोग भी होता है। विभिन्न फसलों अलग अलग मात्रा में पानी का उपयोग करते हैं जिससे कि जल का भी बेहतर प्रबंधन होता है। उदाहरण के लिए देखिए, पहले मौसम में दलहनी फसल जैसे मूंग चना, दूसरे मौसम में अनाज की फसल जैसे आपके गेहूं धान, ग्रीष्मकाल में सब्जी और फसल और मानसून के दौरान धान। जैसे आप लोग सबको पता है कि रबी की फसल एक होती है, एक होती है आपकी खरीफ की फसल, एक होती है खेती कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। एक खरीफ की फसल और एक होती है आपकी जायद, ठीक है, एक होती है जायद। चलिए अब यहाँ पे देखिए फसल चक्र के फायदे क्या होते हैं? तो उत्पादन में वृद्धि होती है, रासायनिक खादों की आवश्यकता कम होता है, मिट्टी के कटाव को रोकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन आप लोगों में आया था, यहाँ पे भी देख लीजिए, पर्यावरण को संतुलन बनाए रखता है। एक आया था आपके क्वेश्चन में, ईंधन क्या होता है? ईंधन क्या होता है? एनर्जी क्या होती है? वह क्षमता जो किसी वस्तु या प्रणाली के द्वारा कार्य करने, गति उत्पन्न करने, गर्मी प्रदान करने अथवा किसी अन्य प्रकार को परिवर्तित लाने के लिए उपयोग किया जाता है, वह सारे आपके ऊर्जा में आ जाएंगे। ऊर्जा जो होता है आपके भौतिकी का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है बल्कि केवल एक रूप में दूसरे रूप में इसे परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे कि आप लोग को पता है यांत्रिक ऊर्जा हुआ, स्थितिज ऊर्जा हुआ, तापीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ये सारे ऊर्जा के प्रकार होते हैं, ठीक है। ऊर्जा के प्रकार कितने होते हैं? एक होता है स्थितिज ऊर्जा, जिसे किसी वस्तु में उसकी स्थिति या अवस्था के कारण संग्रहित करना आपकी स्थितिज ऊर्जा में होता है। जैसे खिंची हुई गुलेल या ऊंचाई पर रखा गया कोई भी पत्थर हो, वह आपकी स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण होता है। गतिक ऊर्जा क्या होता है? मान लीजिए कोई भी नदी पानी में बह रही है, गाड़ी चल रहा है, ये सारे आपकी गतिज ऊर्जा में आ जाएंगे। वस्तु की गति के कारण होने वाली ऊर्जा जो होती है, जैसे चलती हुई गाड़ी या बहती हुई नदी, आपकी गतिज ऊर्जा का उदाहरण हो जाएगा। तापीय ऊर्जा क्या होता है? जैसे कि किसी वस्तु के अणुओं की गति के कारण उत्पन्न गर्मी होती है, जैसे आग हुआ, सूरज हुआ, मिलने वाली ये सारी ऊर्जा आपकी तापीय ऊर्जा में आ जाती हैं। एक होता है आपका केमिकल एनर्जी, जो कि रासायनिक ऊर्जा, पदार्थ में मौजूद रासायनिक बंधों में संग्रहित ऊर्जा, जैसे कि आपका बैटरी हुआ, ईंधन हुआ, भोजन, ये सारे आपके रासायनिक बंधों में आ जाते हैं, ठीक है। एक होता है आपका विद्युत ऊर्जा, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, विद्युत प्रभाव के माध्यम से ये उत्पन्न ऊर्जा होता है, जैसे कि उदाहरण के लिए आपकी बिजली हो जाती है, ठीक है।
एक होता है आप लोग का नाभिकीय होता है न्यूक्लियर एनर्जी, परमाणु के नाभिक में संग्रहित ऊर्जा, जो कि उदाहरण के लिए आपके परमाणु विखंडन या संलयन। एक होता है आपका ध्वनि ऊर्जा, जो कि साउंड एनर्जी होती है, वस्तुओं के कंपन से उत्पन्न ऊर्जा होता है। उदाहरण के लिए आपके वाद्य यंत्र से उत्पन्न जो ध्वनि होती है वो भी आपके एक ऊर्जा में आ जाएगी। फिर यहाँ पे बोल रहे हैं प्रकाश ऊर्जा क्या होता है, लाइट एनर्जी क्या होती है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, जैसे कि उदाहरण के लिए आपका सूर्य का प्रकाश हो गया। अच्छा, ऊर्जा संरक्षण के नियम क्या होते हैं, तो ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये टॉपिक ध्यान से देखते चलिएगा, ये आपके क्वेश्चन आए हुए 2023 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, 2023 का भी क्वेश्चन है ये। ऊर्जा को ना ही बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप में दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ऊर्जा होता है, ठीक है। जैसे कि आपका पंखा चलाने के लिए विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करना। यहाँ पे जलने पर लकड़ी में संग्रहित रासायनिक ऊर्जा का उष्मा में ऊर्जा में परिवर्तन जो होता है, ये भी एक रोजन होता है आपके रासायनिक ऊर्जा के लिए। ऊर्जा का उपयोग क्या क्या होता है, तो घरेलू कार्यों में, जैसे आपका खाना बनाना, पानी गर्म करना, ये सारे घरेलू कार्य में भी, औद्योगिक प्रक्रियाओं में भी होता है, बिजली उत्पादन। और एक क्वेश्चन आप लोग क्या आया था, यहाँ पे देखिए कि ऊतक क्या होता है। ऊतक क्या होता है, तो ऊतक जो होते हैं ना, एक जैविक संरचना होती है जो समान संरचना और कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह से बनी होती है। यह कोशिकाएं जो होती हैं मिलकर शरीर के विशेष कार्यों को संपन्न करती हैं। उदाहरण के लिए आपका मांसपेशी हुआ, ऊतक शरीर की गति में मदद करते हैं, जो कि आपके तंत्रिका ऊतक सूचनाओं का आदान प्रदान कर। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोग के 2022 में आया था, 2022 में क्वेश्चन आया था कि तंत्रिका ऊतक जो होता है ना, उसकी नामांकित चित्र बनाइए। अगर आप लोगों को आए तो आप लोग बना ले जाएंगे, अगर नहीं बना भी ले जाएंगे ना, तो देखिए बनता कैसे है, यहाँ पे आप लोग करिएगा। छोटा, बहुत ज़्यादा, बहुत सुंदर फिगर, आप लोग आर्टिस्ट तो है नहीं, वैसे इतना नहीं चेक करेगा बस, हाँ, लेकिन आपको फिगर तो बनाना पड़ेगा। अगर फिगर आ जाएगा ना तो आप लोग को बनाना पड़ेगा। अगर बॉडी पे आपके मानव श्वसन तंत्र पर भी बन के आता है। और ये देखिए आप लोग, वेट, इसे हटाना पड़ेगा, वेट, यहाँ पे देखिए आप लोग, देखिए यहाँ पे करिएगा, बहुत ईजी है ये जी। देखिए ये जो होता है ना आपका, ऐसे ऐसे, यहाँ पे सुंदर मैं आर्ट नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी फिगर की प्रॉब्लम होगी, लेकिन ये जो होगा ना, ये जो होता है इसे बोला जाता है एक्सोन। क्या बोला जाता है, ये जो ऊपरी सतह को होता है ना, ऐसे ऐसे बना रहता है, ठीक है, वेट, ऐसे बना रहेगा आप लोग का, ऐसे बना रहेगा, ठीक है। यहाँ पे जो होता है ऐसे 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 पतली पतली सी लाइन बनी रहती है, ठीक है, ऐसे ऐसे रहेगा, ठीक है। इसे पता है क्या बोला जाता है, यहाँ पे आप लोग लिखिएगा नर्वे एंडिंग। क्या बोला जाता है इसे, देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नर्वे एंडिंग बोला जाता है इसको। और इसको क्या बोला जाता है, एक्सोन। क्या बोला जाएगा, वेट, इसे क्या बोलेंगे आप लोग, एक्सोन। क्या बोलेंगे, एक्सोन, इसे बोला जाता है, ठीक है, इसे बोला जाएगा एक्सोन। इसे बोला जाएगा नर्वे एंडिंग बोला जाता है। ये जो आपकी पतली पतली जो कोशिकाएं होती हैं, ऐसे छोटी छोटी जो तंत्रिका होती हैं, ये जो होती है, इसे नर्वे एंडिंग बोला जाता है। ये जो होता है ना, यहाँ पे आप लोग पूरा क्लियर कर रही हूँ, बता रही हूँ आप लोग को, ये फिगर होता है, बहुत अच्छे से नहीं बना पा रही हूँ। अगर आप लोग को ज़रूरत लगे, अगर आप लोग बोलेंगे तो ऐसे मैं डाल सकती हूँ वीडियो, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो होता है ना, इसे बोला जाता है न्यूक्लियस। क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, न्यूक्लियस, ठीक है। अगर आप लोगों से पूछे तो बहुत ईजी है। और ये जो होता है ना आपका सेल बॉडी, क्या होता है, इसे बोला जाता है, वेट, इसे बोला जाएगा सेल बॉडी। क्या बोला जाता है, सेल बॉडी। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस की वजह से मैं अच्छे से लिख नहीं पाती हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये होता है आपका सेल बॉडी, ठीक है। अगर आप लोगों से पूछे कि तंत्रिका ऊतक होता कैसा है, एकदम खचाड़ा बन गया था, वेट मैं अच्छे से बना के आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, ऐसे छोटा छोटा बनाइएगा आप लोग, ठीक है, ऐसे 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 छोटा छोटा, ठीक है, ये छोटा छोटा ऐसे करिएगा आप लोग, ऐसे ऐसे। और फिर ये जो होगा ना, ये देखिए
इसे बोला जाता है, यहाँ पे डबल लाइनिंग कर लीजिएगा आप लोग, स्पेस की वजह से मैं नहीं बता रही हूँ। यहाँ पे लिखिएगा आप लोग एक्सोन, इसे बोला जाता है एक्सोन, ठीक है, ये से एक्सोन बोला जाता है। ये जो पतली पतली आपकी यहाँ पे ऐसे ऐसे पतले पतले खूब यहाँ पे होता है, इसे बोला जाता है ना नर्वे एंडिंग। क्या बोला जाता है इसे नर्वे एंडिंग। इसको ये जो पतली सी ये जो दिख रही है ना, इसको बोला जाएगा नर्वे एंडिंग। यहाँ पे जगह नहीं है, आप लोग देखिए मैं बोल रही हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पे नर्वे एंडिंग होता है, इसे बोला जाता है सेल बॉडी। ये जो होता है आपका ये जो होता है ना आपका सेल बॉडी बोला जाता है, इसको क्या बोला जाएगा, सेल बॉडी, ठीक है, सेल बॉडी से बोला जाता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों से पूछे तो ये आपका हो जाएगा न्यूक्लियस, ठीक है, ये होगा आपका न्यूक्लियस। तो अगर आप लोग तंत्रिका ऊतक का वो सचित्र वर्णन करने के लिए बोलेगा तो ये 2 नंबर में आता है। आप लोग का नंबर मतलब पक्का है। सोचिए अगर आप लोग को थोड़ा सा हल्का फुल्का भी फिगर बनाने आएगा ना तो बहुत ईजिली ये सवाल आता है, ठीक है, तो आप लोग कर ले जाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग कि होते क्या हैं। ऊतक के कितने प्रकार होते हैं। एक होता है पादप ऊतक, जिसे प्लांट टिश्यूज बोला जाता है। अस्थायी ऊतक होता है वे ऊतक जो विभाजित नहीं होते हैं और विशेष कार्यों को संपन्न करते हैं। उदाहरण के लिए आपका स्क्लेरेकाइमा होता है, एक होता है कोलेकाइमा। क्या होता है, उदाहरण के लिए आपका स्क्लेरेकाइमा एक होता है, एक होता है कोलेकाइमा। विभाज्य ऊतक क्या होता है, एक वे ऊतक जो विभाजन की प्रक्रिया से नए कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, वे आपके विभाज्य ऊतक होते हैं। उदाहरण के लिए आपका एपिकल मेरिस्टेम। क्या होता है, एपिकल मेरिस्टेम। एक होता है आपका जंतु कोशिका, जंतु ऊतक जो होता है इसे बोला जाता है एपिथीलियल ऊतक को। क्या बोला जाता है, जंतु ऊतक को एपिथीलियल ऊतक। शरीर की सतह को ढकने और आंतरिक अंगों की रक्षा करने वाला ये ऊतक होता है। उदाहरण के लिए आपकी त्वचा की बाहरी परत होती है। एक होता है आपका स्नायु ऊतक। क्या होता है, शरीर में संदेशों का संचरण करने वाला ऊतक होता है। उदाहरण के लिए आपके मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी जो आपकी स्नायु ऊतक कहलाती है। स्नायु पेशी ऊतक क्या होता है, तो शरीर की गति और लचीलेपन को नियंत्रित करने वाला ऊतक होता है। उदाहरण के लिए हृदय पेशी, कंकाल पेशी होता है। और एक होता है आपका संपर्क ऊतक। क्या होता है, शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ने वाला जो संरचना प्रदान करने वाला ऊतक होता है वो आपके संपर्क ऊतक होता है। जैसे कि आपका रक्त हुआ, हड्डी उपस्थित, ये सारे आपके ऊतक के कार्य क्या क्या होते हैं, तो शरीर को संरचना और सुरक्षा प्रदान करना, पोषक तत्व और संदेशों का संचार करना, शरीर की गति और आंतरिक संतुलन बनाए रखना। एक होता है आपका उपकला ऊतक। क्या होता है, उपकला ऊतक, ठीक है। यह संयोजी ऊतक का और आपके उपकला ऊतक दोनों ही जंतु शरीर के प्रमुख ऊतक में आते हैं और ये अपने अपने विशेष कार्यों और संरचना के कारण ये अलग होते हैं। क्या होते हैं, उपकला ऊतक क्या होता है, तो ऊतक शरीर की सतह को ढकता है और आंतरिक अंगों, गुहाओं और नलिकाओं को आच्छादित करता है। इसका मुख्य कार्य जो होता है शरीर की सुरक्षा करना और पोषक तत्वों का अवशोषण, स्राव करना और संवेदनशीलता आपके सेंसिटिव प्रदान करता है। विशेषता क्या होता है, तो ये कोशिकाएं आपस में बहुत पास पास होती हैं और उनके बीच जो होता है इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है, अंतर कोशीय स्थान कम हो जाता है, ठीक है। एक होता है कोशिकाएं एक वेस्टमेंट मेम्ब्रेन जो होता है पर टिकी होती हैं। इसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं। पोषण प्रसरण जो होता है, जो इनकी रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं और इनका जो होता है पोषण प्रसरण से होता है। क्या होता है, पोषण जो होता है। इसमें प्रकार क्या होते हैं, तो एक होता है सरलीकृत उपकला, एक ही परत में बनी होती है। उदाहरण के लिए आपका स्क्वैमश उपकला जो कि त्वचा की सतह स्तंभाकार उपकला आंत होता है, ठीक है। एक होता है आपकी शरीरकृत उपकला जो कि कई परतों वाली होती है। उदाहरण के लिए आपकी त्वचा और श्वसन तंत्र हो जाएंगे। ये एक एक टॉपिक आपके एक एक नंबर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक होता है आपका ग्लैंडुलर उपकला। क्या होता है, ग्लैंडुलर उपकला जो कि आपका स्राव का कार्य करता है। उदाहरण के लिए आपकी लार ग्रंथियां और पसीने की ग्रंथियां जो होती हैं, क्या होती हैं, लार ग्रंथियां और आपकी पसीने की ग्रंथियां। एक होता है आपका संयोजी ऊतक। परिभाषा इसमें यह ऊतक शरीर के विभिन्न अंगों और ऊतकों को जोड़ने, समर्थन देने और शरीर की संरचना को प्रदान करने के कार्य करता है। विशेषता इसमें क्या होता है, तो इसमें कोशिकाओं के बीच काफ़ी मात्रा में आपके अंतर कोशीय पदार्थ जो कि आपके मैट्रिक्स होता है, इसमें रक्त वाहिकाएं और तंतु जो फाइबर्स होते हैं पाए जाते हैं। इसमें क्या होते हैं, इसमें आपकी संयोजी ऊतक में बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आपकी तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक, ये आपके डीएलएड के फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आप लोग देख के चलिएगा, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट
अगर आपसे पूछे कि संयोजी ऊतक क्या होते हैं, इसकी परिभाषा होती है, यह ऊतक शरीर के विभिन्न अंगों और ऊतकों को जोड़ने और समर्थन देने और शरीर की संरचना को प्रदान करने का कार्य करता है। विशेषता इसकी होती है कि इसमें कोशिकाएं के बीच काफ़ी मात्रा में अंतर कोशीय पदार्थ जो होता है पाया जाता है। इसमें रक्त कोशिकाएं जो होती हैं, रक्त वाहिकाएं और तंतु जो होते हैं पाए जाते हैं। यह शरीर के अन्य अंगों और ऊतकों को जोड़ने का सहारा देने का कार्य करता है। इसके प्रकार कितने होते हैं? तो एक होता है सहायक संयोजी ऊतक, एक होता है आपके द्रव्य संयोजी। आपके सहायक संयोजी में क्या क्या आएंगे? तो हड्डी आ जाएगी, बोन आ जाएगा, मतलब हड्डी, बोन आपके, और उपस्थि जो होता है कार्टिलेज आ जाएगा। और एक होता है द्रव्य जो कि आपकी रक्त, ब्लड और लसिका जो होता है वो आ जाएगा। यहाँ पे एक होता है आपका साधारण संयोजी ऊतक। क्या होता है? साधारण संयोजी। इसमें क्या होता है? तो जंतु शरीर में सबसे सामान्य प्रकार की संयोजी ऊतक है। इसमें ढीला संयोजी ऊतक भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोशिकाएं और तंतु जो होते हैं ढीले और बिखरे हुए रूप में होते हैं। इनका मुख्य कार्य अंगों और ऊतकों को जोड़ना होता है, संरचना प्रदान करना और विभिन्न पदार्थों का भंडारण करना होता है। विशेषताएं इसमें होती हैं, इसमें अंतरकोशीय पदार्थ जो होता है अधिक मात्रा में होता है। तंतु जो होते हैं ढीले और अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। ये जो 3 प्रकार की आपके तंतुएं पाई जाती हैं। कोलेजन तंतु क्या होता है? तो ताकत और सहारा प्रदान करता है। इलास्टिक तंतु खिंचाव और लोच प्रदान करते हैं। रेटिकुलर तंतु जो होते हैं जाल जैसा ढांचा बनाते हैं। और इसमें फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज और मिस्ट कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। क्या होते हैं? तो इनके प्रकार क्या होते हैं? तो एरिओलर ऊतक जो होता है, एक होता है अंगों को जोड़ने और ढीला सहारा देने का कार्य करता है। अंगों के चारों ओर खाली स्थान को भरने में मदद करता है। उदाहरण के लिए जैसे कि आपका त्वचा के नीचे मांसपेशियों के बीच जो होता है ये कार्य करता है, अंगों को चारों ओर खालीपन से ढक देता है। एक होता है आपका एडिपोज ऊतक। क्या होता है? एडिपोज, जो कि वसा कोशिकाओं और आपके वसा कोशिकाओं से बना होता है। ऊर्जा भंडारण जो होती है, गर्मी का नियंत्रण और अंगों की सुरक्षा करता है। उदाहरण के लिए आपकी त्वचा के नीचे गुर्दे और हृदय के आसपास का होता है। ठीक है, ये आपके एडिपोज ऊतक में आएगा। एक होता है आपका रेटिकुलर जो होता है, यह जाल जैसे ढांचे का निर्माण करता है और विशेष अंगों को सहारा देता है। उदाहरण के लिए आपका प्लीहा हुआ और अस्थि मज्जा जो होते हैं यह आपके रेटिकुलर का होता है, जैसे कि ये जाल जैसा ढांचा का निर्माण करेगा और विशेष अंगों को सहारा प्रदान करता है। ठीक है, इनके कार्य क्या क्या होते हैं ये भी देख लीजिए। अंगों और ऊतकों को जोड़ना, खाली स्थानों को भरना, ऊर्जा वसा का भंडारण करना। ठीक है, शरीर की संरचना को सहारा प्रदान करना, संक्रमण से बचाने के लिए प्रतिरक्षा कोशिकाओं को प्रदान करना। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि वो चित्रों से समझाने के लिए भी बताया है। त्वचा के नीचे एरिओलर और एडिपोज ऊतक होते हैं। हड्डियों और रक्त वाहिकाओं के पास एक रेटिकुलर ऊतक होता है। ठीक है, अगर आप लोगों से यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन बन करके आया तो अब आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि ये सारे टॉपिक आप लोग के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, मतलब हद से ज़्यादा ही है, मतलब आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो प्लीज़ अगर आप लोग को सच में ये वीडियो पसंद आए ना तो एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मोटिवेशन के लिए आप लोग ज़रूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरा सभी को राम राम, राधे राधे। आई होप कि आप सबको क्लास बढ़िया लगा। अगर सच में बढ़िया लगे तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मोटिवेशन के लिए ज़रूर करिएगा। मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे।